अभी हम एक चॉपी या डल मार्केट से गुजर रहे हैं और इस चॉपी मार्केट में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। चॉपी मार्केट्स रिटर्न तो बहुत जनरेट करके नहीं देता, बट हमें अपॉर्चुनिटी देता है फिर से एंट्री लेने के लिए उन अच्छे स्टॉक्स में जो बुल रन में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। और वैसा ही एक स्टॉक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका नाम है जीनस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जीनस स्मार्ट मीटर बनाता है। अभी हमें पता है कि पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा टेलविंड्स हैं। आप कोई भी ट्रांसमिशन की कंपनी ले लो, सोलार की कंपनी ले लो, सोलार ईपीसी ले लो, सोलार सेल और पैनल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी ले लो, विंड टर्बाइन्स वाली कंपनीज ले लो, इवन केबल एंड वायर्स की कंपनी ले लो, या फिर कंडक्टर्स की कोई भी कंपनी ले लो। सारी ही कंपनी जो हैं 20-30% के कैगर से ग्रोथ कर रही है। और पावर सेक्टर का एक बेनिफिशियरी जीनस भी है, बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अब उसका एक बेनिफिशियरी जो है वो स्मार्ट मीटर्स भी है। और स्मार्ट मीटर्स का 15 to 20% इंडिया में मार्केट शेयर है वो जीनस के पास है। और इसी वजह से जो पूरे स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं, कंजम्पशन को लेके, डिमांड को लेके और पॉलिसी टेलविंड्स है, उसका फ़ायदा हम जीनस को मिल रहा है। और इसी की वजह से लास्ट बुल साइकिल में जीनस ने 4-5 टाइम्स रिटर्न भी दिए थे। बट जब से वो डल मार्केट आया है तब से जीनस थोड़ा फ्लैटिश है। Before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst, and second one that Genus Power is not in my personal portfolio. अभी हम जीनस के बिजनेस को समझते हैं। जीनस के मेजरली दो बिजनेस हैं। एक स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस है और दूसरा एक ईसीसी का बिजनेस है, जिसमें इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस है। इसमें ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है ट्रांसमिशन लाइंस के, जहाँ पे इनका जो नीश है स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन का वो अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। जबकि इनका मीटरिंग सॉल्यूशन वाला बिजनेस ही सिग्निफिकेंट है, ईसीसी वाला थोड़ा कम रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। स्मार्ट मीटरिंग में बहुत सारे मीटर्स आते हैं। अब मीटर जो हैं, हमारा एक नोशनल बायस रहता है ये कि हमारे जो मीटर्स हैं वो सिर्फ घरों में लगते हैं। बट नहीं, घरों में तो लगते ही हैं। घरों में सिंगल फेज और आपका 3 फेज मीटर्स लगते हैं। बट आपको मीटर्स की ज़रूरत हर जगह है, हर वैल्यू ये पूरे पावर ट्रांसमिशन में, जनरेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, इस वैल्यू चेन के तीनों ही पार्ट में आपको मीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीटर्स होते हैं। लाइक हेड एंड सिस्टम्स इसमें जो होते हैं वो होते हैं जो स्मार्ट मीटर से डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर वो फीड करते हैं डायरेक्ट अपने कंट्रोल सेंटर में और सॉफ्टवेयर को, जो जहाँ पे हम लोग मॉनिटर करते हैं इसे। देन एबीटी एंड ग्रिड मीटर्स वो होते हैं जो ग्रिड पे लगते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस डीटी मीटर्स जो होते हैं वो मीटर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे भी लगते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि इनपुट कितना आया और कंज्यूम कितना हुआ। तो यहाँ पे जो एटीएनसी लॉसेस होते हैं ना, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। एटीएनसी लॉसेस वही होते हैं। इंडिया में ये पूरा RDSS स्कीम भी इसलिए ही आया क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से हम स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, ताकि हमारे जो लॉसेस हैं वो हम लोग ट्रैक कर पाएँ और उसे कर्टेल कर पाएँ। देन ग्रुप मीटरिंग रहता है। ग्रुप मीटरिंग जैसे एक पूरे फ्लैट को पावर जा रही है तो एक ग्रुप मीटर लग जाता है, और फिर देन इंडिविजुअल फ्लैट के लिए अलग अलग मीटर्स लगते हैं। देन ये नेट मीटरिंग फॉर रूफ टॉप सोलार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि आजकल सोलर पैनल सारे घरों पे लग रहे हैं, और उसके लिए उन्हें एक नया एक्स्ट्रा मीटर लगाना पड़ता है। नेट मीटरिंग के लिए जो आप पावर जनरेट करते हो आप ग्रिड को भी सप्लाई कर सकते हो। तो उससे एक नेट मीटरिंग के लिए अलग एक आपको मीटर चाहिए होता है। वो ये होता है नेट मीटरिंग सोल्यूशन फॉर रूफ टॉप सोलर। देन इनके फिर और भी ये एनर्जी मैनेजमेंट सोल्यूशन है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो मोटा मोटा इनका एक मीटरिंग का बिजनेस है, एक ईसीसी का बिजनेस है। मीटरिंग प्रीडोमिनेटली हायर है इन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, और ईसीसी थोड़ा कम है। अब हम समझते हैं कि जनरेशन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में ये कहाँ-कहाँ मीटर कैसे लगते हैं, और क्या क्या यूटिलिटी है इन इन मीटर्स की हमारे पूरे पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर में। अब जनरेशन भी अलग-अलग तरीके से हो सकता है। न्यूक्लियर से हो सकता है, थर्मल से हो सकता है, देन रिन्यूएबल हो सकता है। तो हर जगह एक मीटर लगे रहेगा ताकि आपको पता लगे कि आपकी जनरेशन, पावर जनरेशन कहाँ-कहाँ किस पावर सोर्स से हो रही है। तो उसके लिए अलग मीटर्स आते हैं। देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हर जो भी आपके
जो ये पावर जनरेशन कंपनीज जो बनाती हैं, ये यहाँ से जो भी ट्रांसमिट होता है वो हायर वोल्टेजेस पे होता है, यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। फिर ये जो ट्रांसमिट होके जाता है सब स्टेशंस पे, तो सब स्टेशन पे भी मीटर लगे होते हैं कि ट्रैक कर सकें कि हमारे पास कितनी पावर आई और फिर हमने यहाँ से कितनी पावर डिस्पैच करी, तो जो लॉसेस हैं वो ट्रैक करते हैं। अलग अलग सब स्टेशन पे एक बड़ी ग्रिड होती है, ये पूरा यहाँ पे ग्रिड पे जाता है, फिर ग्रिड से सब स्टेशंस पे जाता है। तो हर एक लेवल पे एक मीटर लगा रहता है ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे कितनी पावर आ रही है और कितनी पावर जा रही है। फिर जो स्मार्ट मीटर्स लगते हैं ना, वो लगते हैं हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में। ये सब तो ऑर्डिनरी मीटर्स होते हैं, ये होते हैं स्मार्ट मीटर्स। अब स्मार्ट मीटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकता है अपने कंट्रोल पैनल से। अब कंट्रोल पैनल पे कोई भी डिस्कॉम हो सकता है कंट्रोल पैनल, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है या पावर सप्लाई करता है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि किसी भी आपका जो भी लोड मॉनिटरिंग है वो वहाँ से डायरेक्टली कर सकता है। फिर आपको बिल जनरेशन के लिए कोई भी उसे मैन पावर नहीं चाहिए, किसी कोई भी आपके घर पे आएगा नहीं, मीटर चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपको बिल जनरेट कर देगा, आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा और एक ऐप पे भी मैसेज आ जाएगा। तो ये स्मार्ट मीटर्स का फ़ायदा ये रहता है कि आपको किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। देन लोड मॉनिटर कर सकता है कि आपके पास कितना लोड है, किस टाइम पे आपका ज़्यादा लोड है। तो आपको भी एक इनसाइट मिलेगी कि अच्छा इस टाइम पे मैं ज़्यादा कंज़्यूम करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइम पे कम मैं करता हूँ। तो आपको एक डिटेल्ड आपके कंज़म्पशन पैटर्न का भी आइडिया लगेगा। सिमिलरली एक स्मार्ट मीटर जो है वो कमर्शियल इसमें भी लगते हैं, तो उनका भी फंक्शन सेम ही रहता है। अभी हम समझते हैं कि एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड कैसे आ गई स्मार्ट मीटर्स की। तो हमें पता है कि इंडिया में जो पावर के थेफ्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी जो एटीएनसी लॉसेस हैं, वो 3 गुना ज़्यादा है जितनी हमारे पास डेफ़िसिट है। अभी भी हमें पता है कि बहुत सारे हाउसहोल्ड में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। लेकिन जितनी भी आती है उसका अगर मान लो 12 घंटे आती है और 12 घंटे नहीं आती, तो जितना भी हमारा डेफ़िसिट है ये 12 घंटा, उससे 3 गुना ज़्यादा हम लॉस कर देते हैं एटीएनसी लॉसेस में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने देखा कि इसका जो मेजर कॉज़ था वो थेफ्ट था। थेफ्ट था, लोग पावर लाइन्स पे टैप कर लेते थे डायरेक्टली, तो वो एक बहुत बड़ा थेफ्ट था। उसे कर्व करने के लिए फिर आपने देखा होगा कि एक केबल वाली लाइन्स भी आने लगी जिसपे एक प्लास्टिक लगा रहता है सो दैट कि आप डायरेक्टली वायर पे टैप नहीं कर सको। तो इसे हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये आरडीएसएस स्कीम में स्मार्ट मीटरिंग का लॉन्च की। स्मार्ट मीटर अब क्या है, इनकी कैपेबिलिटी होती है कि डायरेक्टली वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैम्पर नहीं हो सकते, सेकेंडली टैम्पर नहीं होना, और फिर काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि ह्यूमन को जाना पड़ता है, मीटर्स नहीं वो चेक कर पाते टाइमली, बिल नहीं जनरेट कर पाते हैं, बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे तो फिर वो टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाएंगे पैसा, उससे फिर डिस्कॉम को लॉसेस होते थे। तो इस लॉसेस को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मार्ट मीटरिंग ये पूरी पॉलिसी लाए और स्मार्ट मीटर को प्रमोट भी कर रहे हैं और उन्होंने कंपलसरी भी किया है। गवर्नमेंट के इंटरनल अजम्पशंस हैं कि ये 9.5 लाख करोड़ रुपए बचा सकता है और स्मार्ट मीटर में और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए ही लगेगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लाया रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अब इस स्कीम के कुछ पार्ट्स हैं। इसमें देखा गवर्नमेंट ने कि स्मार्ट मीटरिंग करके ये हम एटीएन सी लॉसेस जो है वो बचा सकते हैं। अब ये स्कीम के कुछ पार्ट्स हैं, तो उन्होंने देखा कि अगर हमें ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, तो हमें केपेक्स करना होगा। तो बट अब उन्होंने एक नया मॉडल सोचा है, टोटेक्स मॉडल। अब इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो प्राइवेट कंपनीज़ करेंगी। जैसे स्मार्ट मीटर जीनस बनाता है, तो जीनस जो है वो पूरा केपेक्स करेगी। बट उससे जो कैश फ्लो जनरेशन होगा ओवर द ईयर्स, वो फिर जीनस को मिलेगा। और फिर इन्होंने एक मॉडल बनाया डीबी फूड मॉडल। अब इसमें क्या है, डिज़ाइन भी जीनस करेगा, डिज़ाइन करेगा, बिल्ड करेगा, देन फाइनेंस करेगा, देन उसे ओन भी करेगा, ऑपरेट भी करेगा, एंड देन फाइनली ट्रांसफ़र करेगा। तो 8 से 10 साल तक जो है जीनस अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। इसे एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं। तो ये पूरा काम डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, ये पूरा काम जीनस करेगा 8 से 10 साल तक के लिए। लेकिन इसे इनिशियल केपेक्स इसे खुद करना पड़ेगा। जैसे कि अभी 1 मीटर को लगाने के लिए 5,000 रुपए लगते हैं, केपेक्स है। तो जीनस 5,000 रुपए केपेक्स अभी करेगा और फिर उसे हर महीने 100-100 रुपए मिलेंगे 90 महीनों के लिए या 93 महीनों के लिए। तो
इसीलिए आप देखोगे कि जीनस में जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें इनिशियली केपेक्स करना पड़ रहा है और उन्हें जो कैश फ्लो आएगा वो थोड़ा बाद में आएगा। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। हमने देखा था कि स्मार्ट मीटरिंग के स्ट्रक्चर से यूटिलिटीज़ को, डिस्कॉम्स को और गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बट एक आम जनता को क्या फ़ायदा है? उसके भी फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ये स्मार्ट मीटर लगाएगा ना, उसे रिबेट्स मिलेंगे। आपको प्रीपेड अगर पे कर रहे हो या पोस्टपेड कर रहे हो, तो आपको रिबेट्स मिलेंगे 3% 4% 5% टाइमली पेमेंट करने के लिए। फिर आपको एक ऐप मिलेगी जिससे आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो कि आपका पावर कंजम्पशन कहाँ हो रहा है। मे बी आपको पता नहीं हो कि आपका कोई ऐसी अप्लायंस ऑन हो या फिर आपका पावर लीकेज हो रहा हो, तो आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा आपके ऐप में कि आपका पावर कंजम्पशन कहाँ ज़्यादा हो रहा है और कहाँ कम हो रहा है। देन आपको एक इन स्मार्ट मीटर्स के साथ ना एक सोलर के नेट मीटरिंग के भी मीटर्स मिलते हैं। अभी आपको पता है कि इतना गवर्नमेंट फोकस कर रही है सोलर पैनल बैठाने के लिए रूफटॉप्स पे, तो उसके लिए एक अलग मीटर लेना पड़ता है जो कि 2000 ₹2500 का खर्चा है। वो स्मार्ट मीटर्स में ऑटोमेटिकली फिटेड है, तो आपको वो 2500 2000 और खर्चा नहीं करना पड़ेगा जब आप अपने सोलर पैनल्स बैठाओगे। देन अब ये क्या करेंगे डिस्कॉम्स ना, जो पीक डिमांड में जो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा, तो ऐसे में आप अपना खुद का मैनेज भी कर सकते हो। से कि पीक डिमांड पे आप थोड़ा वॉशिंग मशीन कम चलाओ या फिर फ्रिज बंद कर दो, या फिर अपने हिसाब से डिमांड ऐसे टाइम पे पावर कंज्यूम करो जहाँ पे जब पीक डिमांड नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के आपकी पावर भी कम आएगी अगर आप उसे ऑफ पीक डिमांड पे अपने ऑपरेशंस बढ़ाओगे तो। अभी हम समझते हैं कि जीनियस जो है, ये जो एएमआई एसपी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट निकाल रही है, हर स्टेट भी निकाल रहा है। वो जो स्टेट में कैसे बिड करती है और क्या पूरा इनका बिजनेस स्ट्रक्चर है। तो क्या है ना कि जीनस ने जीआईसी जो सिंगापुर की एक कंपनी है, उसके साथ एक जेवी किया है और उसमें 26% इनकी हिस्सेदारी है, 74% उनकी हिस्सेदारी है, जीआईसी सिंगापुर। और उन्होंने जेम स्टार एक कंपनी बनाई है, एसपीवी बनाया है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो ये जो है जेम स्टार, ये अब बिडिंग कर रहा है हर जगह, हर स्टेट के जो भी टेंडर्स आते हैं उसमें। और इन्होंने जेम स्टार ने जीनस से एक एग्रीमेंट कर रखा है कि जो भी मीटरिंग सॉल्यूशंस होंगे वो 100% जो इन्हें ऑर्डर मिलेगा वो जीनस अप्लाई करेगा। अब जेम स्टार के पास अराउंड 27,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। अब मैनेजमेंट ये बोलता है कि इनके 80 टू 85 जो परसेंट जो भी रेवेन्यू होगा जेम स्टार का, वो जीनस को मिलेगा। तो जीनस के पास टोटल मिला के 29,000 के ऑर्डर्स हैं, 2,000 रुपये इनके पास और ऑर्डर्स हैं ऑर्डिनरी मीटर्स के। तो वो ये यहाँ पे हैं जो डायरेक्ट बिजनेस ऑर्डर्स हैं। तो आप देखोगे कि 80 टू 85% जो जेम स्टार का है, 27,000 का अगर 80 टू 85 करोगे तो आपको अराउंड 24,000 करोड़ मिलेगा। देन उसमें से जो 50 टू 58 55 टू 58% है, ये बोल रहे हैं कि इन्हें फर्स्ट 3 ईयर्स में ही मिल जाएगा। तो इसे थोड़ी कैलकुलेशन मैनेजमेंट ने बताया कि जो भी ये सप्लाई करेंगे उससे इन्हें 12,500 करोड़ का मिलेगा। अब इन 27,000 करोड़ में से 24-25 हज़ार करोड़ इनका तो रेवेन्यू जनरेट होगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स में जो शुरुआत के 3-4 साल हैं उसमें ये सप्लाई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो इस सप्लाई और इंस्टॉल का जो 16,000 करोड़ बनता है इन्हें फर्स्ट 3 साल में ही मिल जाएगा। और बाकी के जो 7,000 करोड़ बचा है जो कि ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से कमाएंगे, वो नेक्स्ट 6-7 साल में बनेगा। तो इनका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो 10 साल का बनता है। अब 10 साल में इनका जो रेवेन्यू होगा और इनका जो कैश फ्लो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब हम समझते हैं वो कैसे। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 10 साल के होते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन और सप्लाई तो ये शुरुआत के फर्स्ट 3 ईयर्स में ही कर देंगे। तो उससे जो इनका जो ये 16,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है, वो अराउंड इन्हें 4,200 करोड़ पहले FY 26 में मिलेगा, देन 5,500 करोड़ सेकंड में मिलेगा, देन FY 28 में 6,300 मिलेगा। फिर आगे चल के जो भी इनके रेवेन्यूज है, 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ 1,000 करोड़, ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आएंगे। तो इनका जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है वो ऐसे आएगा इस ऑर्डर बुक का 29,000 करोड़। इनकी ऑर्डर बुक और आगे भी बढ़ेगी, बट जो अभी करंट ऑर्डर बुक है उसका रेवेन्यू जो ये रियलाइज करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो ऐसे करेंगे। बट इनका कैश फ्लो जो होगा, जो पैसा ये कमाएंगे, जो जो डिस्कॉम इन्हें पैसा देगी, वो पहले ईयर में कम होगा। अब ऐसा है ना कि ये डीबी फूड मॉडल पे चलता है। डीबी फूड मॉडल बोलता है कि जो भी ये बचाएंगे पैसा डिस्कॉम का, और जो जो कस्टमर इन्हें पे करेगा वो मिलेगा इन्हें।
तो अभी क्या होता है कि इन्हें ₹100 मिलते हैं पर मीटर पर मंथ के हिसाब से। तो भी पहले ईयर इन्होंने सिर्फ 1.15 FY 26 में ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ 15 लाख मीटर से अब लगा देंगे। तो उससे जो 1 करोड़ 15 लाख मीटर्स लगा देंगे, इन्होंने लास्ट ईयर कुछ 45 लाख मीटर लगाए थे और इस साल ये 70-80 लाख मीटर और लगाएँगे। तो ये टोटल सम कर लोगे तो आप बनेगा। तो पूरे साल में इनका जो मीटर मंथ बनते हैं, वो अराउंड 96 कुछ बनते हैं। उससे ये 960 करोड़ निकला है। मैं पूरा नहीं ले सकता क्योंकि ये जो 80 लाख मीटर या 70 लाख मीटर ये और लगाएँगे, ये पूरे साल ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट पहले महीने में लगा दिया और फिर पूरे साल कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है। नहीं, वो पूरे साल में लगेंगे तो मैंने एवरेज फिगर लिया है। 45 लास्ट ईयर का और 80-85 इस साल का, तो 80-85 मान लिया कि मैंने 40 रहेगा पूरा एवरेज इसका, तो 45 पिछले साल का, 45 इस साल का, तो ये 96 अराउंड आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर FY 27 में ऐसे ही फिर आप देखोगे आगे चल के जब सारे मीटर्स इन्होंने इस ऑर्डर बुक के सारे मीटर्स लगा देंगे, तो इनका एक कांस्टेंट कैश फ्लो जनरेशन होने लगेगा 4200 करोड़ का। तो आप देखो कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिर्फ इतना ही कैश फ्लो मिल रहा है। तो ये बाकी का जो आपको केपेक्स करना पड़ेगा, तो वो या तो आप लोन लेके करोगे या फिर आप इक्विटी डायल्यूशन करके करोगे। तो इसी वजह से आप देखोगे कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, शुरुआत के फर्स्ट 2-3 ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस देखते हैं। हमें पता था कि आरडीएसएस स्कीम में बहुत ज़्यादा मीटरिंग लगने हैं, तो टोटल मीटर जो आरडीएसएस स्कीम में लगने हैं ना, वो 31 करोड़ लगने हैं। अब इस 31 करोड़ में 3 करोड़ जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और उसमें से 45 लैक्स जो है वो जीनस ने अभी तक इंस्टॉल करे हैं, जो कि 15% मार्केट शेयर आता है अभी। इनका टारगेट है 20-25% करने का, बट वो आगे देखेंगे कि ये आगे कैसे इंक्रीज़ करते हैं अपना मार्केट शेयर। Q1 में इन्होंने 16 लाख मीटर लगाए थे। अभी तक गवर्नमेंट ने 14 करोड़ के ऑर्डर दे चुका है और 16 करोड़ के और देने बाकी हैं। तो एज्यूम करता है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि 8,000 रुपए लगते पर मीटर को इनको रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो 16 इंटू 8,000 करोगे आप, तो अराउंड आपका एड्रेसेबल मार्केट लगेगा 1.28 लाख करोड़ का। देन जीनस के पास अभी इस 14 करोड़ के जो ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए हैं, उसमें से 3 करोड़ जो है जीनस को अवार्ड हुए हैं। वो एक्चुअली 3.5 करोड़ हैं। उसमें से 45 लाख ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो बाकी के बचे हुए 3 करोड़ ये और लगाएँगे। अभी ये 3 करोड़ ऐसे फैशन में लगाएँगे कि 80-85 लैक्स इस साल लगाएँगे, देन 1.15 नेक्स्ट ईयर लगाएँगे FY 27 में, देन आगे चल के 1.05 और ये और बिडिंग करेंगे तो उनकी ऑर्डर बुक और बढ़ेगी, तो ये फिगर और भी बढ़ सकते हैं आगे चल के। तो अभी क्या है ना कि प्लेटफ़ॉर्म को रेवेन्यू मिलेगा, अगर इसे 0.85 को आप 8,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको 6,800 मिलेगा। सिमिलरली ये 9,200 इसे अगर आप 8,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा। उसमें से मैंने ये लिया 80 टू 85% जो है वो जीनस का रेवेन्यू आएगा, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म के रेवेन्यू के 80 टू 85% जो है वो जीनस को मिलता है। तो इससे देखोगे कि आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है पूरे जीनस के बिज़नेस में, क्योंकि लास्ट ईयर FY 25 में इनको खाली 2,000 करोड़ का अराउंड रेवेन्यू हुआ था। वो इस साल बढ़ के 5,440 हो जाएगा, फिर देन 7,000 हो जाएगा। तो आप एक विजिबली ग्रोथ देख सकते हो आगे चल के नेक्स्ट 3-4 सालों में। अभी हमने देखा था कि पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और जीनस भी बहुत हायर ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि नेक्स्ट 2-3 साल में इन्हें और ऑर्डर्स मिलेंगे, जो कि बाकी जो 16 करोड़ के ऑर्डर और अभी देने बाकी हैं, वो भी उसमें भी बिडिंग करेंगे और उसमें भी ये ऑर्डर विन करेंगे। तो बहुत स्टेबल ग्रोथ दिख रही है हमें यहाँ से 2-3 साल के लिए फॉर जीनस इन स्मार्ट मीटरिंग। अभी क्या है ना कि लास्ट ईयर में इतना ग्रोथ करने के बावजूद भी लास्ट ईयर से स्टॉक बिल्कुल फ्लैटिश ही है। और वो इस वजह से है क्योंकि इन्हें लास्ट सितंबर 2024 में गोवा में इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था फॉर नो रीजंस। फिर दिसंबर के अराउंड में इन पे एक ईडी रेट भी पड़ गई। अब ईडी रेट पड़ गई तो आप देखोगे कि यहाँ पे गोवा पे ब्लैकलिस्टिंग जब इन्हें लगी तो उनका स्टॉक गिरा। देन ईडी के बाद फिर और गिरने लगा। देन मार्केट ओवरऑल भी एक बुल फेज से एकदम से बेरिश फेज में आ गया था। वहाँ पे भी सारे पावर स्टॉक्स जो थे वो 30-40% करेक्ट हुए। सिमिलरली जीनस भी हुआ। देन फिर वो बाद में उसने रिकवर करा। और इन सारे एलिगेशंस पे मैनेजमेंट के भी रिस्पॉन्स हैं। उन्होंने बोला था कि ईडी जो इनके जो ऑफिसेज़ पे रेड पड़ी थी, उसमें उसके बाद ईडी से इनका कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी अ, उनका कोई भी एलिगेशन नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन है। देन प्रमोटर की इनकी प्लेज हो गई थी, जो उन्होंने जीआईसी का इसके साथ जेवी करके प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिसमें 26% इनकी हिस्सेदारी है। अभी पूरा प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपए खर्चा होगा। तो उसमें से जो जो इनकी हिस्सेदारी है 26% की, उसमें 500 करोड़ रुपए लगभग इन्हें देने होंगे। उससे देने के लिए उन्होंने अपने प्रमोटर ने प्लेज शेयर करे थे। उसपे भी क्लैरिफ़िकेशन आया
देन अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि इनके जो कैश फ्लो है वो बाद में मिलेंगे इन्हें और इन्हें खर्चा करना है अभी। तो उसकी वजह से क्या है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है और ये अजम्पशन आ रहा था कि ये इतना ज़्यादा केपेक्स करेगी, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं। तो ये कहीं नेक्स्ट जेनसॉल ना बन जाए, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट ने ये बोला कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो जो पे करेंगे डिस्कॉम्स को वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में आएगा। तो जो भी मीटर ये लगाएंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मीटर लगाने के बाद कंज्यूमर को पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो भी जो भी बिल पे करेगा वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में आएगा, तो वो डिफ़ॉल्ट का थोड़ा रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। फिर पूरे साल आपने देखा होगा कि एक डल मार्केट ही चल रहा है, तो इवन आफ्टर ग्रोइंग एट 100%, 59%, 133%, 123% ग्रोथ, स्टॉक जो है बिल्कुल मूव नहीं किया है। और पहले ये जो 100 के पी पे ट्रेड करता था वो आज 25 के पी पे ही ट्रेड करता है। अभी हम रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे। मैनेजमेंट ने गाइड किया कि इस साल वो 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बट जैसे इनका Q1 का परफॉर्मेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 4000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, अराउंड 4123 इनका मेरा एस्टिमेट है बेस केस में। बैड केस में मैंने एज्यूम किया है कि इनकी ग्रोथ इतनी नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और उसमें 3000 करोड़ का रहेगा। तो 4123 करोड़ 69% अप फ्रॉम द लास्ट ईयर सेल, जो कि 2442 है। फिर मैंने क्या करा है, वर्टिकल साइजिंग करी है। वर्टिकल साइजिंग का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू का मैंने 100% लिया, देन एक्सपेंसेस जो थे वो उसके 81% है, देन EBITDA जो था उनका वो 19% है, देन ऐसे करके मैंने ये कर लिया। ये करने से फ़ायदा ये होता है कि मुझे आगे चल के अदर इनकम, डिप्रिसिएशन वगैरह मैं इसके थ्रू निकाल सकता हूँ इस ईयर की, क्योंकि वो लास्ट ईयर से ज़्यादा होगी, क्योंकि रेवेन्यूज़ बढ़ गए हैं। तो ऐसे करके मैंने कैलकुलेट किया कि इस साल जो नेट प्रॉफिट आएगा वो अराउंड 539 करोड़ आएगा। अजम्पशन की 20% जो है वो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो उससे मुझे मिला कि ये 81% जो है वो लास्ट ईयर से अप है। देन ईपीएस इनका अराउंड 17 रुपीज़ रहेगा। देन अज़्यूम कर रहा हूँ कि मैं जो प्राइस टू अर्निंग्स अभी मिली है, जो अभी है 25-26 के अराउंड की, वही मिलेगी। तो उससे मुझे एक प्राइस टारगेट मिल जाएगा 443 करोड़ का। ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। सिमिलरली मैंने बैड के लिए इसके लिए करा और मुझे एक प्राइस टारगेट मिला 240 रुपीज़ का। इसमें मैंने ये अज़्यूम किया कि सेल्स ग्रोथ 23% की अराउंड, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 17-18% है। अभी देखना होगा कि जो मैंने अज़्यूम करा बेस केस में, जो आगे क्वार्टरली प्रॉफिट्स होंगे, वो कितने होंगे? तो मैंने आगे अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट उसका एक स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे लिया है। अभी मुझे पता है कि जून में 128% की ग्रोथ आई है। अब देखो कि ये ग्रोथ जो है वो आगे सस्टेनेबल कैसे है और कैसे आएगी आगे। तो सितंबर में अराउंड 94% की आएगी और दिसंबर में अराउंड 75% की आएगी। और आगे चल के Q4 में शायद ये थोड़ी कम हो जाए। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि इनके जो Q4 में मीटर्स लगेंगे वो अराउंड सेम ही लगेंगे दिसंबर वाले क्वार्टर के। तो वो आगे देखेंगे कि वो कैसे होता है। बट ये आप फोरकास्ट देख सकते हो कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में कैसे परफॉर्मेंस रहेगा। सिंस अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि वो स्टॉक जो है इन 2 6-7 महीनों में ही थोड़ा अच्छा मूव कर जाए। ये क्वार्टरली फोरकास्ट है बेस केस का। सो मैंने अज़्यूम करा है कि इस साल जो है वो ये अराउंड 70 लाख मीटर्स ही लगा पाएँगे। मैंने बोला है गाइड कर रहा है 80 लैक्स का, लेकिन मैं इनकी Q1 की परफॉर्मेंस देख के थोड़ा अज़्यूम कर रहा हूँ कि 70 लैक्स ही लगेंगे। 70 लैक्स में 16 लैक्स Q1 में लगा चुके हैं, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि Q2 में भी ये 16 लैक्स लगेंगे, बिकॉज़ रेनफॉल वगैरह का कुछ है, कुछ पुशबैक भी आता है इनका कस्टमर से, उसकी वजह से ये सेम ही रहेगा। फिर Q3 में ये थोड़ा नंबर बढ़ जाएँगे, 18 लैक्स हो जाएँगे और Q4 में 20 लैक्स हो जाएँगे। अब इनसे कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8000 से, सबसे 8000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मीटर का ही ना 8000 रुपीज़ मिलता है। देन मैंने इसे कंपेयर किया 1220, ये जो फिगर है इसे मैंने कंपेयर किया इस साल का जो Q1 का नंबर आया 942, तो मेरे को एक मिला कि इससे थोड़ा कम मिलता है इन्हें 8000 से, तो वो करेक्शन फैक्टर मैंने ये ले लिया और वो करेक्शन फैक्टर लेके मैंने आगे जो रेवेन्यूज़ आने हैं इनके क्वार्टर्स में वो निकाल लिए। अब मेरा एजम्पशन है कि अगले महीने ये 16 लाख लगाएंगे, उसको 8000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1024 आएगा। अब 1024 करोड़ में फिर सिमिलर लाइक लास्ट क्वार्टर, बट इनका जो रेवेन्यू है वो मैंने इस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, तो मुझे एक वो मिल गया कि इनके कितने कितने रेवेन्यूज आएंगे, उस हिसाब से कैसे कैसे ग्रोथ रेट्स आएंगे। उस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट का जो गाइडेंस होगा वो मुझे पता लग जाएगा कि अभी 203% का ग्रोथ आया था, नेक्स्ट मंथ में वो 109% का आएगा, तो मेरे को एक विजिबिलिटी मिल गई नेक्स्ट क्वार्टर्स के ग्रोथ की। और मुझे पता है कि अगर Q4 से पहले अगर इनका ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई और ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं मिला, तो मुझे Q4 के रिजल्ट के आने से पहले एग्जिट करना है। क्योंकि एकदम से 75% से अगर 26% पे अगर ड्रॉप हो जाएगा ना ग्रोथ रेट्स, तो उसे मार्केट सही नहीं लेगा और वहाँ पे उस दिन आपको
कम से कम 5-10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो उससे बेटर है कि उससे पहले आप एग्ज़िट कर जाओ इस फ़ेज़ में। अगर Q3 के बाद उन्होंने बोला कि उनके ऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं और उन्हें और एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वो क्वार्टर्स में या नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा वो मीटर्स लगाएँगे, तो वो केस अलग हो सकता है। बट ये इससे फ़ोरकास्ट करने से यही पता लगता है कि ग्रोथ रेट्स कहाँ ड्रॉप हो रहे हैं। अगर ग्रोथ रेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहे हैं, तो आप एक टाइम को एक कॉल ले सकते हो। एंड फाइनली एंटीथेसिस और रिस्क को डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो 90% बिज़नेस आता है ना, वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे आता है। अब गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गया, तो वो बहुत डिपेंड करता है कि डिस्कॉम्स जो आरडीएसएस स्कीम है, वो प्ले आउट कैसे कर रही है, पूरी पॉलिसी प्ले आउट कैसे कर रही है। तो ये एक रिस्क रह जाता है इन पे B2G के गवर्नमेंट का। देन इनके पास तो कुछ लीगल डिस्प्यूट भी, मतलब इनको गोवा से अगर ब्लैकलिस्ट कर देंगे, इनकी किसी सरकार किसी स्टेट की गवर्नमेंट से नई पटरी खा रही है, तो वो एकदम से उन्हें ब्लैकलिस्ट कर देगी, कुछ कर देगी, तो फिर ये लीगल डिस्प्यूट्स में चले जाता है। हालाँकि ये जीत चुके हैं हाई कोर्ट में ये वाला केस, जिसमें इन्हें जो ब्लैकलिस्ट किया था, वो अब फिर से ब्लैकलिस्ट से हटा दिया है। बट ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो बनाता ही है स्टॉक पे। देन इनका जो पूरा इतना बड़ा लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होना है, हर दिन इन्हें हज़ारों मीटर इंस्टॉल करने हैं। अगर कुछ दिनों में ये नहीं कर पाए, फ्लड्स आ गए कहीं, कुछ रेनफॉल हो जाए या कुछ भी आ जाए, पुशबैक आ जाए, तो एक ऑपरेशनल रिस्क रहता है, टाइमलाइन रिस्क रहता है कि वो नहीं कर पाएँगे। फिर एक लार्ज स्केल पे ऑपरेशन हो रहा है, तो इनकी एग्जीक्यूशन कैसी रहती है, वो भी उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। देन इतना सारा इन्हें केपेक्स करना है और इतना सारा वर्किंग कैपिटल के लिए इन्हें रिक्वायरमेंट्स हैं, इतना सारा मीटर्स को सप्लाई करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा डेट लेना पड़ेगा, डेट इनका बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर कैश फ्लो टाइमली जनरेट होके नहीं आ पाया डिस्कॉम से, तो हो सकता है कि ना और डेट लेना पड़े, फिर ये और डेट ट्रैप में फँस सकती है। वो आपको बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि ये मैनेज करके चलेंगे आगे चल के। देन इसमें बहुत ज़्यादा अडानी भी है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी है इस बिज़नेस में, और L1 में टेंडर मिलता है। तो L1 में टेंडर करने के लिए इनका जो स्मार्ट मीटर का जो आगे चल के जो टेंडरिंग प्रोसेस होती है, और भी कॉम्पिटिशन आने लगेगा। तो हो सकता है कि जो 8,000 रुपये अभी मिलता है पर मीटर, वो कम होके 7,000 आ जाए। आगे चल के जो टैरिफ मिलेंगे इन्हें, ₹100 पर मीटर पर मंथ, वो डिक्रीज़ होके 80 हो जाए, तो आगे चल के जो कैश फ्लो होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएँगे। तो वो एक रिस्क बनाता है इस पूरे अ एक कॉम्पिटिशन या मार्केट रिस्क बनाता है। देन इन्हें जो जेबी में पैसे देने हैं, कैपिटल इन्फ्यूज़ करनी है, वो भी है। तो इनके पे एक डेट का और ये कैपिटल इन्फ्यूज़ करना है, उसका देखना पड़ेगा कि ये पूरा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करते हैं और इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हैं। देन फाइनली दीज़ आर डिस्क्लेमर्स, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू रिव्यू दीज़। दिस इज़ माय वेबसाइट, यू कैन ऑलवेज़ गो एंड चेक, एंड माय चैनल इज़ फेयरली न्यू। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी इन द कमेंट्स, and I'll see you guys in the next video.